सकते हैं मेंडल की सफलता के कारण मेंडल की सफलता के कारण तो मेंडल की सफलता के 3 प्रमुख कारण हैं। मेंडल ने नंबर 1 मेंडल ने एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। मेंडल ने एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। नंबर 2 मेंडल ने अपने प्रयोगों के सभी आंकड़ों का सावधानीपूर्वक सांख्यिकी विश्लेषण किया। और नंबर 3 मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए अपने प्रयोग के लिए पादप का चुनाव भी सावधानीपूर्वक किया। तो मेंडल की सफलता के 3 प्रमुख कारण हैं। नंबर 1 मेंडल ने एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। नंबर 2 मेंडल ने अपने प्रयोगों से प्राप्त या प्रयोगों के सभी आंकड़ों का सावधानीपूर्वक सांख्यिकी विश्लेषण किया। और नंबर 3 हो जाएगा मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए पादप का चुनाव भी सावधानीपूर्वक किया। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न बनता है कि मेंडल ने मटर के पादप का चयन ही क्यों किया। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर का पादप ही क्यों चुना। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पादप का चुनाव किया, क्यों किया। प्रश्न बनता है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पादप का चयन ही क्यों किया। तो क्यों किया, इसका रीजन है नंबर 1, इसके 4 प्रमुख कारण हैं। नंबर 1 मटर का पादप 1 वर्षीय शाक होने के कारण, मटर का पादप 1 वर्षीय शाक होने के कारण कम समय में अनेक पीढ़ियों का लक्षण, कम समय में अनेक पीढ़ियों का अध्ययन, कम समय में अनेक पीढ़ियों का अध्ययन किया जाना संभव था। मटर का पादप 1 वर्षीय शाक होने के कारण कम समय में अनेक पीढ़ियों का अध्ययन किया जाना संभव था। नंबर 2 द्विलिंगी पुष्प होने के कारण, द्विलिंगी बाइसेक्सुअल फ्लावर, द्विलिंगी पुष्प होने के कारण स्वपरागण के द्वारा
या समयुग्मजी शुद्ध या समयुग्मजी पादप सरलता से प्राप्त किया जा सकता था। सरलता से प्राप्त किया जा सकता था। नंबर 3, विपुंसन विधि द्वारा विपुंसन विधि द्वारा कृत्रिम परपरागण विपुंसन विधि द्वारा कृत्रिम परपरागण आसानी से किया जा सकता था। विपुंसन विधि द्वारा कृत्रिम परपरागण आसानी से किया जा सकता था। और नंबर 4, मटर के पादप में विभिन्न विपर्यासी लक्षणों के विभिन्न विपर्यासी लक्षणों के जोड़े पाए गए। तो मेंडल ने मटर के पादप का चयन ही क्यों किया? तो क्योंकि मटर का पादप एक वर्षीय शाक होने के कारण कम समय में अनेक पीढ़ियों का अध्ययन किया जाना संभव था। नंबर 2 हो जाएगा, द्विलिंगी पुष्प होने के कारण स्वपरागण के द्वारा शुद्ध या समयुग्मजी वंशक्रम प्राप्त किया जाना संभव था, या शुद्ध या समयुग्मजी पादप को सरलता से प्राप्त किया जा सकता था। शुद्ध या समयुग्मजी वंशक्रम या पादप सरलता से प्राप्त किया जा सकता था। और नंबर 3, विपुंसन विधि द्वारा कृत्रिम परपरागण आसानी से किया जा सकता था। और नंबर 4, मटर के पादप में विभिन्न विपर्यासी लक्षणों के क्या पाए गए? जोड़े। अब एक जैसे स्वपरागण और परपरागण, तो परागण जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, एक स्वपरागण और एक परपरागण। परागण किसे कहते हैं? पराग कणों का पराग कोश से पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है? परागण। पराग कोश से पराग कणों का पराग कोश से पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। परागण 2 प्रकार का होता है, स्वपरागण और एक परपरागण। स्व का मतलब अपना, पर यानी पराया। तो स्व जब एक ही पुष्प के परागकण उसी पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो इस क्रिया को कहते हैं स्वपरागण। और जब किसी एक पादप के परागकण किसी दूसरे पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो इस क्रिया को कहते हैं परपरागण। विपुंसन विधि क्या हो जाएगी? पादप को उसकी कलिकावस्था में ही कलिकावस्था में पादप को उसकी कलिकावस्था में काटकर एक छोटी थैली में बंद करना क्या कहलाएगा? विपुंसन विधि। नेक्स्ट है मेंडलवाद की पुनः खोजकर्ता। मेंडलवाद के पुनर्खोज। तो मेंडल द्वारा जो वंशागति के नियमों का प्रतिपादन किया गया था, मेंडल द्वारा प्रतिपादित किए गए वंशागति के नियम ये 35 वर्ष तक उपेक्षित रहे। कितने वर्ष तक? 35 वर्ष तक उपेक्षित रहे। इसके बाद
आगे आने वाले वैज्ञानिक हॉलैंड के ह्यूगो डिग्रीज, हॉलैंड के ह्यूगो डिग्रीज, जर्मनी के कॉर्न कॉरेंस, और ऑस्ट्रिया के एरिक वान सेरमेट ने प्रथम रूप से कार्य करते हुए हॉलैंड के ह्यूगो डिग्रीज, जर्मनी के कॉर्न कॉरेंस और ऑस्ट्रिया के एरिक वान सेरमेट ने प्रथम रूप से कार्य करते हुए सन 1900 में मेंडल के नियमों की पुनः खोज की। तो मेंडलवाद की पुनः खोजकर्ता, तो मेंडल द्वारा प्रतिपादित किए गए वंशागति के नियम 35 वर्ष तक उपेक्षित रहे। आगे आने वाले वैज्ञानिक हॉलैंड के ह्यूगो डिग्रीज, जर्मनी के कॉर्न कॉरेंस, ऑस्ट्रिया के एरिक वान सेरमेट ने प्रथम रूप से कार्य करते हुए सन 1900 में मेंडलवाद की पुनः खोज की। नेक्स्ट है आनुवंशिक शब्दावली। मेंडल द्वारा प्रस्तुत किए गए वंशागति के नियमों को समझने के लिए निम्न लिखित जो हमारे तकनीकी शब्द हैं उनको समझना अति आवश्यक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीन की। जीन किसे कहेंगे? वह बाह्य कारक जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है। वह बाह्य कारक जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है। वह बाह्य कारक जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है उसे क्या कहेंगे? जीन। मेंडल द्वारा उपयोग किए गए कारक शब्द को जोहानसन ने क्या नाम दिया? जीन। मेंडल ने जो कारक शब्द यूज लिया था उस कारक शब्द को जोहानसन ने क्या नाम दिया? जीन। जोहानसन ने जीन नाम दिया। इसके बाद में है अगला युग्म विकल्पी। नंबर 2 युग्म विकल्पी। एलील। युग्म विकल्पी किसे कहेंगे? किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दो विपर्यासी स्वरूप। किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले, किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दो विपर्यासी स्वरूप, विपर्यासी विपरीत, दो विपर्यासी स्वरूपों को युग्म विकल्पी कहते हैं। युग्म विकल्पी कहते हैं। तो युग्म विकल्पी किसे कहेंगे? किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दो विपर्यासी स्वरूपों को युग्म विकल्पी कहते हैं। जैसे कैपिटल टी प्रदर्शित करता है किसको? लंबेपन को, लंबे को, और स्मॉल टी प्रदर्शित करता है किसको? बनाम। तो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दो विपर्यासी स्वरूपों को युग्म विकल्पी कहते हैं। कैपिटल टी लंबे को प्रदर्शित करता है और स्मॉल टी बौने को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट नंबर 3 समयुग्मजी। समयुग्मजी किसे कहेंगे? जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों विपर्यासी स्वरूप, जब किसी लक्षण को
जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले दोनों युग्म विकल्पी जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले दोनों युग्म विकल्पी एक समान हो तो उसे समयुग्मजी कहते हैं। जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी एक समान हो तो उसे समयुग्मजी कहते हैं। जैसे कैपिटल टी या स्मॉल टी। कैपिटल टी प्रदर्शित करेगा शुद्ध लंबे को, और यानी कि समयुग्मजी लंबा या शुद्ध लंबा, और यह हो जाएगा समयुग्मजी बौना। जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्प भी एक समान हो तो उसे समयुग्मजी कहते हैं। जैसे कैपिटल टी लंबेपन को प्रदर्शित करेंगे, दोनों में लंबेपन का लक्षण है, शुद्ध लंबे हैं, और ये हो जाएंगे शुद्ध बौने। समयुग्मजी लंबे या शुद्ध लंबे, और ये हो जाएंगे समयुग्मजी बौने या शुद्ध बौने। नंबर 4 है विषम युग्मजी। विषम युग्मजी जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी असमान हो तो उसे विषम युग्मजी कहते हैं। जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी असमान हो तो उसे विषम युग्मजी कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल हो जाएगा कैपिटल टी और स्मॉल टी। कैपिटल टी प्रदर्शित करता है लंबेपन को, स्मॉल टी प्रदर्शित करता है बौनेपन को। जब दोनों एक साथ हो तो ये हो जाएगा हाइब्रिड, यानी कि संकर। तो ये हो जाएगा संकर लंबा। प्रभावी लक्षण कौन सा हो गया? कैपिटल टी। किस पर? स्मॉल टी पर। तो लंबापन, लंबे के पीछे यदि कोई, तो लंबे के पीछे किसी लंबी वस्तु के पीछे कोई बौनी वस्तु रखी हुई हो तो वो प्रदर्शित नहीं होती, दिखाई नहीं देती। तो यहां प्रभावी लक्षण हो जाएगा लंबा और अप्रभावी हो जाएगा बौना। तो ये हो जाएगा हाइब्रिड, संकर, यानी कि संकर लंबा। तो प्रभावी लक्षण लंबा होने के कारण इसे हम कह सकते हैं संकर लंबा। नेक्स्ट लक्षण प्रारूप। किसी सजीव की बाह्य प्रतीति, किसी सजीव की बाह्य प्रतीति, उसकी बाहरी रूपरेखा को उसका लक्षण प्रारूप कहते हैं। फिनोटाइप किसी सजीव की बाह्य प्रतीति को उसका लक्षण प्रारूप, बाहरी रूपरेखा, उसको क्या कहेंगे? उसका लक्षण प्रारूप कहते हैं। जैसे कैपिटल टी ये हो जाएगा शुद्ध लंबा यानी कि समयुग्मजी। कैपिटल टी स्मॉल टी ये हो जाएगा विषम युग्मजी। नेक्स्ट नंबर 6 जीन प्रारूप, जीनोटाइप। तो किसी सजीव की आनुवंशिकीय रचना, किसी सजीव की आनुवंशिकीय रचना, उसके आंतरिक लक्षण, या हम कहें शुद्धता को प्रदर्शित करना, शुद्ध, लंबे, शुद्ध, बौने और संकर, अलग अलग
तो किसी सजीव की आनुवंशिकीय रचना को उसका जीन प्ररूप कहते हैं। किसी सजीव की आनुवंशिकीय रचना को उसका जीन प्ररूप कहते हैं। जैसे शुद्ध या समयुग्मज लंबा, शुद्ध या समयुग्मज लंबा, ये हो जाएगा कैपिटल टी। और अशुद्ध या विषम युग्मज लंबा, ये हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। नेक्स्ट है प्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपनी अभिव्यक्ति प्रदर्शित करता है वो हो जाएंगे प्रभावी लक्षण, और जो F1 पीढ़ी में अपनी अभिव्यक्ति नहीं दर्शाते हैं वो हो जाएंगे अप्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपने आप को अभिव्यक्त कर पाते हैं, अपने आप को प्रदर्शित करते हैं, अपने आप को दिखाते हैं, वो क्या कहलाएंगे प्रभावी लक्षण, जो F1 पीढ़ी में दिखाई देते हैं। या अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं, वो कौन से लक्षण हो जाएंगे प्रभावी लक्षण। और अप्रभावी लक्षण कौन से हो जाएंगे वे लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपनी अभिव्यक्ति प्रदर्शित नहीं करते हैं, जो F1 पीढ़ी में दिखाई नहीं देते हैं। तो क्या है F1 पीढ़ी, क्या प्रभावी लक्षण है, प्रभावी लक्षण क्या है, तो इसको समझने के लिए अपन देखें कि जब शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने, कैपिटल टी ये हो गया शुद्ध लंबे या समयुग्मज लंबे, और दूसरा हमने लिया समयुग्मज बौने या शुद्ध बौने, स्मॉल टी, ये पीढ़ी हो जाएगी जनक पीढ़ी। शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पादपों में क्रॉस कराते हैं तो इसके युग्मक बनेंगे दो, कैपिटल टी और कैपिटल टी। इसके भी दो युग्मक स्मॉल टी और स्मॉल टी। ये पीढ़ी हो जाएगी कौन सी युग्मक पीढ़ी या गैमेट्स पीढ़ी, जी पीढ़ी से भी प्रदर्शित करते हैं। जब कैपिटल टी का क्रॉस स्मॉल टी के साथ करेंगे तो बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। जब इसी कैपिटल टी का क्रॉस इस स्मॉल टी के साथ करेंगे तो बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। जब इस स्मॉल टी का क्रॉस इस कैपिटल टी के साथ करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और इस स्मॉल टी का क्रॉस इस कैपिटल टी के साथ करेंगे तो ये हो जाएगी कैपिटल टी स्मॉल टी। यहां हमें 100% संकर लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। ये पीढ़ी हो जाएगी कौन सी F1 पीढ़ी, 100% संकर लंबे या हम कहें विषम युग्मजी लंबे। तो इसमें जो कैपिटल टी है वो अपना, यानी कि अब हमने लिखा प्रभावी लक्षण किसे कहते हैं, तो वे लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं या दिखाई देते हैं। तो यहाँ कैपिटल टी जो है वो स्मॉल टी पर क्या है प्रभावी, कैपिटल टी प्रभावी है, स्मॉल टी अप्रभावी। तो इस प्रकार से चारों में 50, 25, 25, 25 और 25 यानी कि 100% संकर लंबे पौधे हमें प्राप्त होते हैं। तो प्रभावी तो हो जाएगा कैपिटल टी और अप्रभावी हो जाएगा कौन सा स्मॉल टी। F1 पीढ़ी में जो दिखाई नहीं देते यानी कि स्मॉल टी, और F1 पीढ़ी में जो अपने आप को प्रकट करते हैं वो क्या है प्रभावी लक्षण। ठीक है, नेक्स्ट अगले वीडियो में